हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका आपके इस पसंदीदा चैनल स्टडी ए टू जेड में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, मुझे अफसोस है कि 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि लोको पायलट का जॉब कैसा है। ड्यूटी के बाद घर पर थोड़ा समय कम मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँ। चलिए करते हैं आज के क्लास का शुरुआत। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लोग कर रहे थे ALP CBT 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी में आगे आज कुछ और प्रश्न लेकर आया हूँ। बिल्कुल ही बढ़िया प्रश्न है, मैथ और साइंस का प्रश्न है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? 4 ऑप्शन है। 4 किलो जूल पर सेकेंड, 1 किलो जूल पर सेकेंड, 2 किलो जूल पर सेकेंड और 3 किलो जूल पर सेकेंड। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऊष्मा चालकता, सबसे पहले देखेंगे ऊष्मा चालकता क्या है। तो ऊष्मा चालकता जो हमारा है, ऊष्मा चालकता को परिभाषा अगर देखेंगे तो किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ताप की अस्थायी दशा में 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाली 1 मीटर लंबी छड़ के आमने सामने के फलकों से प्रति सेकंड प्रवाहित होती है, जबकि फलकों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा कोई रॉड है, 1 मीटर लंबा है, इसका लेंथ है 1 मीटर और इसका जो सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 1 मीटर स्क्वायर है दोनों तरफ को। इसमें जो हीट फ्लो होगा ऐसे होगा, तो यही है कि एक मीटर अनुप्रस्थ काट वाली 1 मीटर लंबी छड़ के आमने सामने के फलकों से प्रति सेकंड प्रवाहित है, जबकि फलकों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये जो सतह है और ये सतह है, इसके बीच का जो ताप का अंतर है वो हमारा कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन है। तो प्रति सेकंड जो हमारा हीट फ्लो होगा इस इंड से लेकर इस इंड तक, जितना इधर से जाएगा उतना इधर से निकलेगा, यही हमारा क्या हो गया? ऊष्मा चालकता गुणांक। इसी को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक देखेंगे आप, ऊष्मा का जो मात्रा है, कितना ऊष्मा इसमें से जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन T1 माइनस T2, यानी कि दोनों इंड का ताप का जो अंतर है, और टाइम अपॉन लेंथ, एक जो इसका लंबाई होगा। अगर हम समानुपाती को हटाएंगे, Q बराबर हो जाएगा K इंटू A T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन L। तो निकालना क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर, यानी कि Q अपॉन T। Q बाई T हम निकाल देंगे, तो Q बाई T बराबर हो जाएगा K इंटू A T1 माइनस T2 बटा L, यानी कि K जो है हमारा 50.2 है इंटू एरिया कितना है 0.02 इंटू T1 माइनस T2। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में भी लेंगे तो उतना ही होगा। क्या है कि 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन का 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 273 इसमें जोड़ेंगे तो दोनों में जुड़ जाएगा ना। मान के चलिए कि 273
प्लस 300 तपांतर, मतलब 72 प्लस 0 है और फिर 273 प्लस 300 है। तो अंतर तो 300 ही हुआ, तो बटा हमारा जो लंबाई है, तो लंबाई कितना है 15 है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो बटा 100, यानी कि 50.2 इंटू 0.02 तो 300 बटा 15 गुने 100। देखिए दशमलव हटा दीजिए, नीचे 10 से गुना, इसको हटा दीजिए नीचे 100 से गुना, कट जाएगा, इससे ही कट गया, 15 दूनी 30, इसको सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2008 जूल पर सेकेंड। इसको किलो जूल में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो दशमलव हो जाएगा 2008 किलो जूल पर सेकेंड। देखिए आंसर कौन सा है 2.0, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या हो गई? देखिए सॉल्यूशन, 0.5 kg वजन का गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत पर रखा जाता है, यानी कि h बराबर 20 मीटर और m बराबर 0.5 किलोग्राम। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या हो गई? ऊपर वस्तु रखा हुआ है, उसको गिराया जा रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको मालूम है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न विनाश किया जाता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो जब ऊपर रखे थे उसमें स्थितिज ऊर्जा था, जैसे जैसे नीचे आएगा वो स्थितिज ऊर्जा जो है उसके गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ऊपर जब रखे थे तो उसका जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी इंटू एच बराबर 0.5 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 इंटू एच कितना है 20, कितना हो जाएगा ये 100 जूल। ये हमारा 100 जूल उसका स्थितिज ऊर्जा था ऊपर में, और जैसे जैसे गिराएगा तो वही जो 100 ऊर्जा जमीन पे जैसे गिरने से पहले वो इसका गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया 100 जूल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। मतलब 28 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया है 7, 4, 14 और 2, तो सबसे गुना कर करके देख लीजिए। 28 गुने 7 करिए, 28 गुने 4 करिए, 28 गुने 14 करिए और 28 गुने 2 करिए। क्वेश्चन थर्ड, 28 गुने 7 5, 7 गुने 14 हो 5, 7 गुने 14 हो 5, 19 से 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा
पूर्ण वर्ग हो गया तो कितना से गुना किए 7 से, तो आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। त्रिभुज एक्स वाई जेड वाई पर समकोण है, यदि कोण x बराबर 45 डिग्री है तो सेक जेड का मान ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, वाई 90 डिग्री है, एक्स कितना है 45, एक्स 45 तो जेड भी 45। आप लोग जानते हैं कि अगर दो कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर होगा, यानी कि लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y के सामने का y, z के सामने का z और x के सामने का x। इसमें क्या मिल गया हमारा, दिया क्या है कोण x बराबर 45, तो कोण z बराबर भी 45, तो x बराबर भुजा x बराबर z, ये मिल गया। तो देखिए सेक जेड बराबर क्या हो जाएगा, सेक जेड यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच। अगर जेड लेंगे तो जेड के लिए ये हो गया b, जेड लेंगे तो ये हो गया b और ये हो गया h। कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो सेक थीटा बराबर h बाई b, यानी कि y बाई एक्स। तो y क्या हो जाएगा अंडर रूट पाइथागोरस पर में लगा देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बटा x। तो देखिए x का स्क्वायर, z और x बराबर है तो z के जगह में x लिख सकते हैं बटा x, अंडर रूट 2x स्क्वायर बाई एक्स। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा रूट 2 अपॉन एक्स, एक्स कट गया, रूट 2 आंसर। देखिए कौन सा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन आसान भी है कुछ क्वेश्चन भारी भी है, देखते हैं इसको। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर, स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी mgh, m कितना है 100 ग्राम, g कितना है 10 और h कितना है 70 मीटर ऊंचा। ग्राम को केजी में बदल दीजिए, कितना हो गया 70 जूल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए कुछ भी डाउट हो तो इस नंबर है मेरा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों की संख्या 7 स्टार 6 11 से विभाज्य तो स्टार के स्थान पर क्या है। क्वेश्चन 6, संख्या क्या है हमारे पास 7 to 6, 11 से विभाज्य कब होगा, जब ये दोनों को जोड़ के और ये दोनों को जोड़ के अंतर को निकालेंगे। अंतर अगर 11 से विभाज्य होगा तो ये संख्या दोनों विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 0 मान लीजिए। तो 7 6 13, 13 में से कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 2 रख देंगे, 2 और प्लस 0 यानी कि 2। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना 11 हो गया, यानी कि 11 इससे विभाज्य होगा। आंसर कौन सा हो गया, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम आपको प्राप्त है। मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, मान लीजिए मूल संख्या मेरे पास x है। जब किसी संख्या के 3 गुना x का 3 गुना 3x में से 16 घटा दीजिए तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। 3x बराबर 8 प्लस 16, x बराबर 24/3 8। अब संख्या का घन पूछ रहा है तो x का क्यूब बराबर 8 का क्यूब, 8 अठे 64, 64 अठे 512 आंसर। चलिए जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। टंकी को 9 घंटा में भरा जा रहा है और एक ठोस में छेद है जिससे पानी निकल रहा होगा। एक तरफ से भर रहे हैं, एक तरफ से निकल रहा है। इस तरह से करने से 10 घंटा में पूरा टंकी भर जा रहा है। छिद्र से अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो टंकी भर रहा है 9 घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/9 भाग। और जो खाली कर रहे हैं उसको मान लीजिए कि x है, तो 1 घंटा में मान लीजिए कि उसको 1 घंटा लग रहा है पूरा खाली करने में, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 1/x खाली करेगा। और इस तरह से पूरा 10 घंटा में भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/10। इसी को सॉल्व कर देना है। 1/9 माइनस 1/10 बराबर 1/x को उधर ले जाइए। एक 1/9 बराबर 1/x, यानी कि x बराबर हमारा हो गया 90 आवर्स, यानी कि टंकी अकेला 90 घंटा में खाली कर देगा। क्योंकि रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से उस वस्तु की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्चतम होगी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, उस वस्तु की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होगी। बर्फ, एल्युमिनियम, पानी और केरोसिन। इसमें से बताना है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसका होगा। तब विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है ना वो क्या है, सबसे पहले देखेंगे। किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का तापमान, कोई वस्तु है इकाई द्रव्यमान, मान लीजिए 1 kg है, 1 kg बर्फ ले लीजिए, 1 kg एल्युमिनियम ले लीजिए, 1 kg पानी ले लीजिए और 1 kg केरोसिन ले लीजिए। अब तीनों को गर्म, चारों को गर्म करिए। अब चारों को गर्म करेंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगा वही उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाएगा। मतलब बर्फ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हमको ऊष्मा देना पड़ेगा, एल्युमिनियम का को गर्म करेंगे उसका 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा ऊष्मा, पानी का केस में कितना लगेगा, केरोसिन के केस में कितना लगेगा, तो वही उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, देखिए सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। सेक 30 सबका मान रख दीजिए, √2/3 प्लस 3/√2। देखिए जीरो लगा तो 2√3 हो जाएगा, 4 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 3 7/2√3। परिमेयकरण कर दीजिए, मेरा हो जाएगा 7√3/6। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट ओम का नियम से क्या हो जाएगा हमारा V = IR, यानी कि I फाइंड करना है तो V/R। V कितना है 12, R कितना है यानी 2.4, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन है 15, 25, 10, 20। इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, F में से 32 माइनस करेंगे बटा 9 बराबर C/5।
एफ दिया हुआ है 77 माइनस 32 बटा में 9 बराबर सी निकालना है बटा 5। 77 में से 32 घटा दीजिए 5 45 गुने 5 बटा 9 बराबर सी बराबर कितना हो गया 25 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक, उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक ऐसा उपकरण है जो एक कठोर छड़ या बीम होता है जो एक निश्चित बिंदु पर घूम सकता है। मान के लिए कि यह है जो पार्क वगैरह में लगा रहता है, एक इधर बैठेगा तो इधर झुकेगा, ये ऊपर जाएगा, इधर फिर वजन बढ़ाएगा तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, यही है उत्तोलक। तो ये जो है इसको बोलते हैं आलम्ब, एक को बोलते हैं भार और एक को बोलते हैं प्रयास बोल सकते हैं, इसको बल बोल सकते हैं। यही तीन चीज़ इसमें होता है। अब इसी के आधार पर इसका उत्तोलक का वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रकार का उत्तोलक कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन 13 तीन प्रकार का होगा, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। पहला में जो होगा इस तरह से होगा, देखिए एक तरफ लोड रहेगा मतलब भार, एक तरफ एफर्ट रहेगा, इधर से एफर्ट लगाएंगे, ये होगा इसका आलम्ब फलक्रम। ये हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आता है आपका कैंची। ये देखिए कैंची, ये है, ये हमारा हो गया आलम्ब, ये हो गया एफर्ट जिधर से प्रयास लगा कर रहे हैं, और ये हो गया लोड यानी कि भार, यही हो गया प्रथम श्रेणी। कैंची साइकिल का ब्रेक, इसमें जो हमारा यांत्रिक लाभ जो होता है तो पूछेगा यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ एक से कम हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में क्या आ जाता है हमारा, द्वितीय श्रेणी में आएगा आपका सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। इसमें देखेंगे कि इस तरह से रहेगा, एक तरफ हमारा ये आलम्ब हो गया फलक्रम, और बल हम इधर से लगाते हैं और बीच में कुछ रह करके उसको, ये हो गया हमारा एफर्ट प्रयास, बल उसी को बोलते हैं, और यहाँ हो गया भार। सरौता जो खैनी काट क्या उसको तो सुपारी वगैरह काटने का जो होता है, तो उसमें बीच में हमारा भार होता है। इसमें जो यांत्रिक लाभ होगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, यांत्रिक लाभ और एक से अधिक होगा, ग्रेटर देन 1। तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में आता है मनुष्य का हाथ, इसमें रहेगा आपका इस तरह से, ये हो गया, एक तरफ फलक्रम रहेगा आलम्ब, बीच में एफर्ट लगाएंगे, सबसे किनारे में भार होगा। ये देखिए स्टेपलर, फलक्रम हुआ,
बीच में एफर्ट हुआ और यहाँ पे काम हो रहा है, ये हो गया तृतीय श्रेणी का। इसमें जो यांत्रिक लाभ होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, वो हमेशा 1 से कम होगा। इसमें और कुछ नहीं बचा है। अब आते हैं इस पे, देखिए चिमटी में क्या रहेगा, एक तरफ अलम रहेगा, बीच में दबाते हैं, उधर से रोटी पकड़ते हैं, ये हो गया तृतीय श्रेणी का। स्टेपलर बता दिए तृतीय श्रेणी। हॉकी स्टिक, ये भी तृतीय श्रेणी। एक पहिया का ठेला में देखेंगे, एक तरफ किनारे पे चक्का रहेगा, इधर से पकड़ेंगे और बीच में उसका भार रहेगा, ये क्या हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 8, 14 है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर होता है, माध्य यानी कि औसत को ही माध्य बोलते हैं। संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 2, 7, 14, 7, 21, 2, 42 और 8 50/5 यानी कि 10 आंसर। उसी तरह से अगला प्रश्न है 15। एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 रुपये का वस्तु था, 5% हानि पर बेचने से कितना मिलेगा उसका 95 रुपया। तो वस्तु अगर 760 रुपये में बेचेंगे यानी कि 760 बटा विक्रय मूल्य, 100 का क्रय मूल्य था तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 हुआ, और 760 रुपये विक्रय मूल्य है यानी कि 760 बटा 95, और निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर देंगे, काट दीजिए। 19 चौक 76, 40, 19 पचे 95, 5 8 40 यानी कि 800 रुपये आंसर। ऑप्शन कौन सा हुआ, डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है एक पिंड अपनी विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना प्रारंभ करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान 13.5 मीटर से x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा। वस्तु है x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y y डैश। 0 से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। यहाँ से यहाँ तक चलने में जो औसत है वही हमको फाइंड करना है। देखिए सब तरह का क्वेश्चन है, कुछ आसान भी है कुछ भारी भी है। जो ज़्यादा आसान लगे उसको छोड़ दीजिए, जो ज़्यादा भारी लग रहा है उस पर टाइम दीजिए। देखिए स्टार्टिंग में कितना है, x बराबर 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और x अक्ष के अनुदिश चल रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो यात्रा 13.5 से 54 मीटर के बीच औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलना प्रारंभ कर रहा है 0 से यानी कि u बराबर 0 लेंगे हर केस में। हमारे पास दूरी सूत्र होता है s1, पहला दूरी, इसको निकालेंगे ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। पहला जो है वो 13.5 है, u बराबर 0, t से गुना करें तो 0 हो जाएगा, 1/2 गुना 3 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.5 गुना 2/3 बराबर टी स्क्वायर, 15 9। टी बराबर कितना हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, इतना सेकेंड। दूसरा केस में निकालेंगे जब यहाँ पे वस्तु रहेगा, उसको भी निकालेंगे। s2 हो जाएगा हमारा 0 ut, u की जगह 0 रखेंगे, 1/2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, 54 बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू 3 टी स्क्वायर। तो 54 गुना 2/3, 3 से 18 14 टी स्क्वायर यानी कि टी बराबर √36 यानी कि 6। समय कितना हो गया
3 सेकेंड, यहाँ तक आया 3 सेकेंड में, पूरा यहाँ तक गया 6 सेकेंड में। इसके बीच का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड है, T2 माइनस T1। देखिए यानी कि हमारा औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन कितना है, 54 है माइनस 13.5, टोटल 54 है, उसमें से यहाँ तक 13 है, तो यहाँ से यही पूछ रहा है ना हमको, 13 साढ़े 13 से 54 जाने में, तो दोनों को माइनस कर देंगे और कुल समय कितना लग रहा है, 6 माइनस 3, यानी कि 54 में से 13.5 घटा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 5 4 40.5 बटा 3, यानी कि 13.33 इतना मीटर पर सेकेंड आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपया था। अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हो जाएगा, 642 माइनस 600 यानी कि 42। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। 60। आसान प्रश्न था। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, 0.7 नहीं होगा, 7% होगा। सब जगह से 6.5 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, इसको 6, आंसर 7%। ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय कितना दूरी अधिक दूरी तय करेगी। तो देखिए, आप मान के लिए कि कोई कार से जा रहे हैं और उसका स्पीड दोगुना कर दिए, तो जब रोकेंगे तो वो कितना दूरी तय करेगा, कितना अधिक दूरी तय करेगा। मान लीजिए इससे पहले 5 मीटर पर सेकंड पे स्पीड से जा रहे थे, अब इसको 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लिए, तो जब ब्रेक मारेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड पर ब्रेक लगाते तो कितना दूरी पर रुकता, और 10 मीटर पर सेकंड जब स्पीड हो गया उस समय ब्रेक लगाएंगे तो कितना दूरी पर रुकेगा, यही हमको फाइंड करना है। तो देखिए, हम चल रहे हैं मान के लिए यू वेग से, और अंतिम वेग भी है, यानी कि 0 है, रुक गया। जब गाड़ी रुक गया तो भी 0 हो गया। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s1। तो v बराबर 0, या ऐसे कर दीजिए, 2a/s1 बराबर माइनस u, क्या कि v बराबर हो गया 0। s1 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस u/2a। अगर पहला कंडीशन में हम जब u वेग से चल रहे थे तो उस समय ब्रेक लगाते तो हमारा जो दूरी तय करते वो कितना हो जाता, u बराबर 2a हो जाता, s1 बराबर होता माइनस u/2a। और जब वेग कितना हो गया, 2u हो गया, तो v तो वही 0 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s2। अब 2a/s2 अगर हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस u के जगह पे कितना लिख देंगे, 2u का स्क्वायर, यानी कि s2 बराबर कितना हो जाएगा, s2 बराबर हो जाएगा माइनस 4u स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए, s2 बराबर हो गया कितना, -4, ऐसे कर दीजिए इसको, 4 इंटू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये हो गया। और s1 बराबर कितना है, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यानी कि s2 बराबर कितना हो गया, 4 इंटू s1। जो s2 जो दूरी होगा वो s1 का 4 गुना होगा, यानी कि आंसर हो गया डी। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण का 1/6 है, तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का
भार चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जितना है उसका 1/6 चंद्रमा पर है। अगर भार 12 न्यूटन है तो 1/6 भार चंद्रमा पर भी होगा, यानी कि 12/6 2 न्यूटन। यही अगर द्रव्यमान पूछता, द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर रहेगा उतना ही चांद पर भी होगा, उतना ही किसी भी ग्रह पर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन भार पूछ देगा तब पृथ्वी पे जितना भार है और चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, उतना से वहाँ भाग दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 1/6 है, मतलब अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा जूल में बताना है। 1 किलोवाट आवर्स ऊर्जा का जूल में कितना मान होगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 3.6 10 के पावर 6। आज का क्लास इतना ही पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।